हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे फेसेस ऑफ टीचिंग और साथ साथ में इसके ऑपरेशंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे फेसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। इससे पहले हम लेवल ऑफ लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर भी आप लेवल ऑफ लर्निंग वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक बीएड के लिए, एमएड के लिए और जो स्टूडेंट्स केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट, सी टेट या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है फेसेस ऑफ टीचिंग। फेसेस ऑफ टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है, इस टीचिंग प्रोसेस को वैज्ञानिक ढंग से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली जो आपकी स्टेज है वो है प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरी है आपकी इंटरेक्टिव स्टेज, अंत प्रक्रिया अवस्था। और तीसरी है आपकी पोस्ट एक्टिव स्टेज, उत्तर क्रिया अवस्था जिसे कहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ये अवस्थाएं किस किस तरह से कार्य करती हैं। तो पहले हमारी जो प्री एक्टिव स्टेज है ये प्लानिंग को रेफर करती है। जब जो टीचर है वो टीचर क्लास में जाने से पहले जो जो प्लानिंग करता है, अपनी पढ़ाने की तैयारी करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ इसी फेज में आती हैं। जो टीचर है क्लास में जाने से पहले डिसाइड करता है कि उसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होंगी। तो इस तरह से इस स्टेज को टीचिंग प्लानिंग स्टेज यानी कि शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं। और इस स्टेज के अंदर टीचर जो है शिक्षण की अपनी योजना का चुनाव करता है, उसका नियोजन करता है, जिससे कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो इसी को अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, सक्सेस लाने के लिए पूरी तरह से चिंतन मनन करता है और जो टॉपिक उसे पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड वो रिव्यू भी देखता है और दूसरों से विचार विमर्श भी करता है। इसीलिए इसे प्रत्यात्मक या कंसेप्चुलाइज स्टेज भी कहते हैं। तो इस तरह से प्री एक्टिव स्टेज को टीचिंग प्लानिंग स्टेज, शिक्षण नियोजन व्यवस्था और प्रत्यात्मक यानी कि कंसेप्चुलाइज स्टेज भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया क्लास में जाने से पहले जो टीचर तैयारी करता है। दूसरा आपका आता है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये जो आपकी स्टेज है, इस स्टेज में जब टीचर क्लास में एंट्री करता है और एंट्री करने से लेकर जब तक वो अपना कंटेंट डिलीवर करता है, ये उस समय तक की व्यवस्था होती है। तो इस जो स्टेज है, इस स्टेज में टीचर स्टूडेंट्स के सामने क्लास में जाता है और वहाँ पर उन्हें वर्बल और नॉन वर्बल जो है मोटिवेशन भी देता है। अपने चैप्टर्स के जो सारे उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है, क्वेश्चंस पूछता है, उनसे सुनता है और अब जो भी उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसने, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का पूरा प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या है, इस जो ये स्टेज है इसमें पढ़ाने की जो उसने पहले तैयारी की, यहाँ पर उस तैयारी को उसने अप्लाई किया। उस तैयारी की वास्तविक रूप देने के लिए ये विभिन्न प्रकार की जो हमारी टीचिंग अप्रोचेस हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, इसका प्रयोग करता है। इसके बाद आपकी आती है पोस्ट एक्टिव फेज। तो यहाँ पर वो कैसे, यहाँ पर है रेफर्स टू द फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पर वो इसमें क्या होता है कि जब हमारी ये वाली अवस्था जो है ख़त्म हो गई, इस अवस्था में पहुँचते हैं, टीचर इस अवस्था में आता है। तो इस अवस्था में मतलब जब उसकी टीचिंग जो पढ़ा रहा है वो ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है उस कंटेंट को उसने पूरा डिलीवर कर दिया है। तो यहाँ पर जो उसने क्लास में सिखाया है, टीचर और स्टूडेंट ने दोनों ने मिलकर सीखा है, उस सीखे गए कार्य का वो मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन जो होता है हमारा, वो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं उसके बेस पर ही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के लिए जो टीचर है क्लास में बहुत सारी जो मेथड्स अप्लाई करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि उसने जो क्लास में पढ़ाया उसका छात्रों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, क्या उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। जो टीचर्स के बिहेवियर में वो चेंज देखना चाहता था, वो चेंज किस सीमा तक आ पाया। तो ये आपका आता है पोस्ट एक्टिव फेज में। अब देखते हैं कि इन तीनों फेसेस का जो है ऑपरेशंस किस तरह से हो पाता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ
टीचिंग, कि इस टीचिंग के सबसे पहले देखेंगे प्री एक्टिव जो हमारी स्टेज है, इस स्टेज में टीचिंग ऑपरेशन क्या है, यानी कि टीचिंग ऑपरेशन इन प्री एक्टिव स्टेज, पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं कैसे कैसे होती हैं। जो हमारी पहली अवस्था क्या है, प्री एक्टिव स्टेज है, इस स्टेज में क्या क्या हमारी क्रियाएं हो रही हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या गोल्स, यहाँ पर उद्देश्यों का निर्धारण और निर्माण। सबसे पहले क्लास में जाने से पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये बिहेवियर चेंज के लिए होते हैं, कि टीचर स्टूडेंट्स में क्या बिहेवियर चेंज आ पाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होंगे ये स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, मेंटल लेवल के, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है। अब यहाँ पर उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को ही ध्यान में रखते हुए वो कंटेंट का सिलेक्शन करेगा। तो सेकंड है आपका सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टोल्ड, जो उसे पढ़ाना है, यानी कि पाठ्य वस्तु का चुनाव। अब वो देखेगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गए हैं, तो अब मुझे कौन सी जो है कंटेंट को चुनाव करना है। तो पाठ्य वस्तु का जो हम चुनाव करते हैं उससे पहले हमें कंटेंट का नेचर देखना है, उसका लेवल देखना है, और उसके साथ साथ हमें स्टूडेंट्स का भी लेवल, उनकी एज का भी ध्यान में रखना है, कि टीचर ये देखेगा कि उसे कौन सा कंटेंट पढ़ाना है और उस कंटेंट को क्यों पढ़ाना है, और उस कंटेंट को वो किस तरह से पढ़ाएगा जिससे कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो, और किस तरह से उनका मूल्यांकन करेगा। तो नेक्स्ट है इसमें थर्ड, प्री एक्टिव स्टेज में अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। अब उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, कंटेंट भी उसके पास है कि उसे क्या कंटेंट पढ़ाना है, तो अब इस कंटेंट को उसे कौन से स्टाइल में पढ़ाना है। तो वो ये देखेगा कि किस तरह से मैं तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध रूप से किस तरह से बच्चों को पढ़ाऊं जिससे कि जो बच्चे आसानी से उस बात को सीख जाएं, वो उस कंटेंट को समझ जाएं। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण व्यू की रचनाओं में के संबंध में निर्णय लेना। अब वो ये देखेगा कि जो उसे कंटेंट पढ़ाना है उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए उसे कौन कौन सी जो स्ट्रैटेजी क्लास में अप्लाई करनी होगी, जिस स्ट्रैटेजी को लगाने से बच्चे जो है आसानी से सीख लें, उस कंटेंट को समझ जाएं। और यहाँ पर ये भी देखना है कि जो प्रशिक्षण संस्थान है वो जो उनके ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचर्स, तो वो भी विभिन्न व्यूह रचनाओं के विषय में इसलिए ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि वो क्लास में सही व्यू रचनाओं का चयन कर सके। जैसे कि बीएड में भी आपका जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसमें स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती हैं, एमएड में भी जो आपका सेकंड सेम में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसमें भी स्ट्रेटजी सिखाई जाती हैं। वो किस लिए सिखाई जाती है कि जिससे कि भविष्य में वो टीचर बनेंगे और उन्हें इन स्ट्रेटजी को अप्लाई करना आए, कि किस स्ट्रेटजी को कौन सी क्लास में किस तरह से अप्लाई करना है, जिससे कि जो उनका टीचिंग प्रोसेस है वो आराम से चल सके और जो वो सिखाना चाहता है बच्चे वो सीख सकें। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, शिक्षण युक्तियों का उसको चुनाव करना है कि उसे पाठ्य वस्तु में किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन सी युक्तियों को लगाना होगा, कौन कौन सी प्रविधियाँ यूज़ करनी होंगी, उसे कहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं, कहाँ पर सो टीचिंग एड यूज़ करनी है, कब उसे क्वेश्चन पूछने हैं, कब एक्सप्लेनेशन देनी है, कब एग्जाम्पल देना है, कब उसको ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करना है। तो ये वो देखेगा कि उसके कंटेंट की क्या डिमांड है, उस कंटेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग ही टीचर पहले से ही प्लानिंग कर लेगा कि उसे शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी जो टीचिंग टैक्टिक और स्ट्रेटजीज का यूज़ करना है। ये सब आ जाता है हमारा प्री एक्टिव स्टेज में। जब हम प्री एक्टिव स्टेज में होते हैं तो इस तरह से ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है इंटरैक्टिव स्टेज। तो इस स्टेज में ऑपरेशन ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग इंटरैक्टिव स्टेज, अंत प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं क्या होंगी। अब टीचर ने क्या किया, पहले तैयारी कर ली क्लास में आने के लिए कि उसे क्या क्या किस समय पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ पर मूल्यांकन करना है, कहाँ पर क्वेश्चन पूछने हैं। अब उसने क्लास में एंट्री की। यहाँ पर वो क्लास में एंट्री करने से लेकर जब तक कि वो क्लास में अपने कंटेंट को डिलीवर कर लेता है तब तक उसका इंटरैक्टिव सेशन होता है। सबसे पहले वो क्लास में आया, उसने अपने क्लास का साइज़ देखा, साइज़ ऑफ द क्लास, कक्षा के आकार की अनुभूति। जैसे वो क्लास में एंटर करता है तो वो सब बच्चों को एक निगाह से देखता है, तभी उसे पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट्स कहाँ बैठा है,
कौन सा स्टूडेंट्स उसकी शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग करेगा, कहाँ कहाँ से उसको सहायता मिलेगी। इस प्रकार वो क्या करता है, जो टीचर है वो क्लास में एक तरह बच्चों को देखकर ही प्लानिंग कर लेता है। इसी के साथ साथ जैसे टीचर के मन में ये क्वेश्चन होता है कहाँ बच्चा बैठा है, किस तरह का कौन शरारती बच्चा कहाँ बैठा है, या कौन क्वेश्चन का आंसर देने वाला बच्चा कहाँ बैठा है, इसी तरह से जो स्टूडेंट हैं वो भी टीचर को देखकर ये जान लेते हैं कि शिक्षक में कितनी एफिशिएंसी है, वो हमें कितना प्रभावशाली तरह से पढ़ा पाएगा। इसीलिए जो टीचर है उसे काफ़ी अवेयर होना चाहिए अपनी क्लास में जब वो जाता है, और उस साथ साथ में जो टीचर के हाव भाव हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस है, वो बोलने का तरीका है, ये सब जो है इफ़ेक्टिव होने चाहिए। यदि ये सब इफ़ेक्टिव होगा तभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चों जो टीचर से इम्प्रेस हो पाएंगे और उनसे प्रभावित होकर उनकी बात को सुनेंगे और तभी वो नया कुछ सीखेंगे। इसके बाद है डायग्नोज ऑफ लर्नर। यहाँ पर स्टूडेंट ने बच्चों ने भी देख लिया, टीचर ने भी देख लिया कि क्लास का मेरा साइज़ क्या है, बच्चे कहाँ पर किस तरह से बैठे हैं। अब यहाँ पर वो डायग्नोज करेगा जो लर्नर हैं उनको किस तरह से कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके सामने उनका लेवल क्या है, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, एफिशिएंसीज क्या हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, और वो स्टूडेंट्स को कैसे और किस स्तर पर पढ़ाएगा। तो जो टीचर है वो पहले ही परसेप्शन देख कर लेता है, यानी बच्चों की योग्यता का निदान भी करता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करता है, और उसके बाद ही शिक्षण की जो अनुक्रियाएं हैं वो स्टार्ट करता है। इसके बाद है अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन। यहाँ पर यानी कि इसका निष्पत्ति कार्य है या उसकी क्रिया या उसकी उपलब्धि। तो यहाँ इसमें टीचिंग में इसका जो संबंध है उन क्रियाओं से है जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्लास के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपकी जो है वर्बल इंटरेक्शन भी होता है और नॉन वर्बल इंटरेक्शन भी होता है। और इन इंटरेक्शन में टीचर को क्या करना होता है, स्टिमुली का सिलेक्शन करना होता है, यानी कि उसे कौन कौन से उद्दीपकों क्लास में यूज़ करेगा, उद्दीपकों का चुनाव करना है और इनका प्रेजेंटेशन भी कैसे करना है। जो हमारे स्टिमुलस, जो हमारा टीचिंग है वो हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बेस्ड होता है कि हमने कुछ स्टिमुलस दिया, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, तो जो हम इनको स्टिमुलस दे रहे हैं वो स्टिमुलस भी इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि हमें सही अनुक्रिया मिले। यदि हम जो टीचर है स्टिमुलस ही सही नहीं देगा तो उसको जो है जो अनुक्रिया है या रिस्पॉन्स है वो भी सही नहीं आएगा। मान लीजिए आप हिंदी क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो स्टोरी पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप पोइट्री पढ़ा रहे हैं उसका तरीका अलग है। तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको स्टिमुलस यूज़ करना है। मान लीजिए आपने दोहा बताया, रहीमन दुख मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिले हैं लोग सब बाट न लेहे कोई। तो आपको ये रिदम में पढ़ाना है, यदि तभी उसकी अनुक्रिया रिस्पॉन्स बच्चा का हमारे पास सही आएगा। यदि आपने पढ़ा दिया रहीमन दुख मन की व्यथा मन ही राखो ना बांटे कोई, इस तरह से आप पढ़ाएंगे तो बच्चा कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, उसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा और ना ही आपका जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का वो अचीव हो पाएगा। तो हम बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर सही अनुक्रिया या रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए हमें सही स्टिमुलस भी बच्चे को देना होगा। यदि हमने स्टिमुलस गलत तरीके से प्रस्तुत किया तो अनुक्रियाएं भी गलत होंगी। तो इसी में जब हम स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं तो उसकी फॉर्म को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, ऑर्डर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके बाद है आपका फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट। फीडबैक क्या है आपका, रिइंफोर्समेंट क्या। रिइंफोर्समेंट का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन से जिससे कि हमें जो रिस्पॉन्स की अच्छे सही रिस्पॉन्स की संभावना बढ़े। और सही रिस्पॉन्स इसके दो टाइप्स हैं आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है आपका। जैसे कि पॉजिटिव में हमें बच्चे का जो डिज़ायरेबल बिहेवियर में हम चाहते हैं कि बार बार उसका डिज़ायरेबल बिहेवियर बढ़े, उसकी वृद्धि हो, तो हम क्या करते हैं, बच्चे के उसको रिवार्ड देते हैं कोई, या कुछ सर्टिफिकेट देते हैं उसको, कुछ इस तरह का इनोवेटिव देते हैं उसको, कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये आपका रिइंफोर्समेंट होगा, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। लेकिन अब हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहाँ देते हैं, वहाँ जहाँ कि हमें बच्चे का जो है
अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को हमें रोकना है। हम चाहते हैं कि डिज़ायरेबल बिहेवियर हमारे पास आए, तो हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रोकने के लिए उसे कभी कभी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी दे दें, जैसे कि डांट देना, बच्चे छोटा कोई थोड़ा मोड़ा पनिशमेंट देना, इस तरह से। इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। अब शिक्षण युक्तियों का विस्तार। जो टीचर है क्लास में न्यू नॉलेज देने के लिए बहुत सारी टीचिंग टैक्टिक्स भी यूज़ करता है। जैसे अभी बताया कि बहुत सारी जो है हमें मेथड यूज़ करने होते हैं, टैक्टिक्स यूज़ करनी होती हैं, जिससे कि हमारा जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। तो ये आपका हो गया ऑपरेशन ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग इंटरेक्टिव स्टेज। अब आपकी थर्ड स्टेज आती है ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो ये उत्तर क्रिया अवस्था में कार्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है डिज़ाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द बिहेवियर चेंजेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंटेंट डिलीवर हो गया बच्चे को। अब यहाँ हमें देखना है कि जो हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन चाहते थे, क्या वो वास्तविक रूप में परिवर्तन हो पाया। यानी कि जो टीचिंग का हमारा प्रोसेस है उसके द्वारा जो हम बिहेवियर में चेंज लाना चाहते थे उसके वास्तविक रूप को परिभाषित करता है। इसको ही क्राइटेरियन बिहेवियर भी कहते हैं। इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में हमें देखना है कि वास्तविक परिवर्तनों की तुलना में कितना अपेक्षित परिवर्तन आया। यदि जो हम डिज़ायरेबल चेंज चाहते थे वही चेंज आया है तो इसका मतलब हमारी जो टीचिंग है वो सक्सेस हुई, हमारे ऑब्जेक्टिव का हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मिल गया, यानी अचीव हो गया। लेकिन यदि रिज़ल्ट इसके अपोजिट आता है तो इसका मतलब हमारी टीचिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिल पाई। दूसरा है आपका सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक्स। अब हमें मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रविधियों का चयन भी करना है, क्योंकि हम कैसे मूल्यांकन करेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे बच्चे से, कुछ टेस्ट लेंगे। तो इसके लिए हमें देखना है कि रिलायबल, ऑब्जेक्टिव और वैलिड मेथड्स को हमें चुनाव करना है। और जब हम इनका चुनाव करेंगे तो हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि बच्चे का नॉलेज, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों डोमेन को हम इवेलुएट कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर। प्राप्त परिणामों में शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब हमने मूल्यांकन किया, हमने देखा कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, बच्चे में हम जो डिज़ायरेबल चेंज चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। तो इससे टीचर को खुद भी पता चलता है कि उसकी टीचिंग में क्या क्या कमियां थी और उसे अपनी कमियां का पता चलता है और वो उन कमियों को सुधारेगा। और इससे क्या होगा, सुधार करके फिर वो नई कोई शिक्षण नीतियाँ अपनाएगा, नई कोई व्यू रचना स्ट्रेटजी लगाएगा और अपनी स्ट्रेटजी में वो चेंज भी करेगा, उसमें सुधार भी लाएगा, जिससे कि जो उसकी टीचिंग है वो अधिक प्रभावशाली बन जाए। तो इस तरह से जो ये सारी एक्टिविटीज़ थी, ये अब जो अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। और एक जो हम अच्छे टीचर की बात करते हैं उसमें इन तीनों अवस्था जो तीनों स्टेजेस हैं उसमें क्रियाओं को व्यवस्थित करने, समायोजित करके अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने की की कुशलता होनी चाहिए, तभी उसकी टीचिंग जो है सक्सेस हो पाएगी। तो इस तरह से आज हमने जाना कि जो हमारे 3 फेसेस हैं, प्री एक्टिव पूर्व क्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव अंतःक्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था जो इसे पोस्ट एक्टिव कहते हैं, और साथ साथ में हमने ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की क्रियाएं कैसे होती हैं। टीचर जो क्लास में जाने से पहले क्या तैयारी करता है, क्लास में उसको किस तरह से अब इंटरेक्शन बच्चों के साथ रखता है, और उसके बाद जब उसका कंटेंट डिलीवर कर लेता है तो बच्चों का इवेल्युएशन कैसे करता है और साथ साथ में अपने आप को भी किस तरह से इवेल्युएट करता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द प्री एक्टिव स्टेज नोन बाय अदर नेम। जो आपकी प्री एक्टिव स्टेज है उसको किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि आपके पास कोई सजेशन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उस सजेशन को भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ ही ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।